दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून से आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझाने के लिए आया हूं कि हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते, इसके लिए मैंने इस ब्लैक बोर्ड में आपको एक खाका बना के समझाने का प्रयास किया है। और इस ब्लैक बोर्ड में जो मैंने समझाने का प्रयास किया है हिमालय पर्वत में क्यों ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, इसको हम इस लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिमालय पर्वतमाला जो एक है नवीन पर्वतमाला है और यह एक वलित पर्वतमाला है, जिसे हिमालय एक वलित पर्वतमाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि वलित पर्वतमाला किसे कहा जाता है, वलित पर्वत किसे कहा जाता है। वलित पर्वत वह पर्वत होते हैं जिनका निर्माण कंप्रेशन फोर्सेस यानी कि संपीड़न फोर्सेस के कारण होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब दो दिशाओं से एक किसी भूखंड में या किसी स्थलखंड में दो विपरीत दिशाओं से एक ही तरफ जब दबाव पड़ता है तो उसको संपीड़न कहते हैं और उस कारण बीच में वलन उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस कारण संपीड़न के कारण वलन यानी कि मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत हमारे पृथ्वी में एक अकेला पर्वत नहीं है जो कि वलित पर्वत है। वलित पर्वत समय के साथ साथ पृथ्वी में उत्पन्न होते रहे हैं, जिसको ओरोजेनिक प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया। पर यह पर्वत जो है हिमालय पर्वतमाला एक पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया का ही एक रूप है। हिमालय में या हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है मेसोजोइक एरा के टर्शियर पीरियड में शुरू हुई थी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको क्रम विकास बोला है। हिमालय का जो क्रम विकास है मेसोजोइक एरा के टर्शियन पीरियड में शुरू हुआ था। मेसोजोइक एरा के टर्शियन पीरियड में शुरू हुआ था और इस पीरियड में टर्शियन पीरियड में हमारे पृथ्वी के हिमालय के साथ साथ अन्य वलित पर्वत भी बने थे, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतों का निर्माण, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतों का निर्माण, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में एटलस पर्वतों का निर्माण और यूरोप में अल्पाइन पर्वतों का निर्माण भी, आल्प्स एंड अल्पाइन पर्वतों का निर्माण भी इसी काल में देखा गया है। तो बेसिकली देखा जाता है कि हिमालय पर्वत के साथ साथ और भी पर्वत वलित पर्वत है। पर हमारा जो मूल प्रश्न यहाँ पे है कि हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते। तो साथियों, हम दोबारा से देखते हैं। हमको ये समझने के लिए कि हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते, जैसे कि मैंने बताया कि ये नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है और इनका निर्माण जो मेसोजोइक एरा के टर्शियन पीरियड में हुआ है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं कि जो हमारा जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अध्ययन करें या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझें। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से आप हिमालय तथा पृथ्वी के अन्य वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में ओरोजेनिक प्रोसेस के बारे में समझ सकते हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, आल्प्स एंड एटलस पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की जो एक अपने आप में एक स्वतंत्र सिद्धांत है, इसकी नींव सही बताओ मायने में 1912 ईस्वी में एल्फ्रेड वेगनर महोदय के सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखी जाती है। यानी कि कहा जा सकता है कि एल्फ्रेड वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत था उसका ही बाद में सुदृढ़ रूप हमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में देखने को मिला। इस सिद्धांत को बाद में हैरी हेंस महोदय ने और परिष्कृत करा तथा पूरे विश्व में वलित पर्वतों के निर्माण के लिए प्रतिपादित किया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोस्तों एक ऐसा सिद्धांत है जो कि हमारी पृथ्वी में एक साथ
कई सारी भूगर्भिक समस्याओं का हल हमको देता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से ही हम वलित पर्वतों के उत्पत्ति के विषय में जान सकते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अध्ययन के आधार पर ही हम ज्वालामुखियों के वितरण के वैश्विक वितरण के बारे में जान सकते हैं और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अध्ययन के साथ ही हम ज्वालामुखियों के अध्ययन के बारे में भी जान सकते हैं। तो ज्वालामुखी, भूकंप तथा वलित पर्वतों का निर्माण को हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के जो महासागरों में जो गहरे गर्त पाए जाते हैं उनका अध्ययन भी हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से कर सकते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 के दशक में हैरी हेंस महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसके लिए उन्होंने सागर तल प्रसरण के एविडेंस, सागर तल प्रसरण के प्रमाणों और पुराचुंबकीय प्रमाणों का अध्ययन किया। ये पुराचुंबकीय प्रमाण और सागर तल प्रसरण प्रमाण क्या है, इसके बारे में मैं अपनी अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जैसे कि मैंने बताया 1960 के दशक में हैरी हेंस महोदय ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत की मूलतः 3 मान्यताएं हैं। हालांकि हम इस सिद्धांत को हम और गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, इसके और पक्षों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, परंतु क्योंकि आज हमारा विषय हिमालय में ज्वालामुखियों की उपस्थिति क्यों नहीं है इस तक ही सीमित है, इसीलिए हम मूल रूप से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के 3 पक्षों के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो पहला पक्ष है वो ये मानता है जो कि पृथ्वी की जो सतह है वह 7 बड़े स्थल खंडों तथा 6 छोटे स्थल खंडों यानी कि 7 बड़ी प्लेटों और 6 छोटी प्लेटों में टूटी हुई है। देखिए, प्लेट किसे कहते हैं? प्लेट सही मायने में पृथ्वी का लिथोस्फीयर का वह हिस्सा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। यानी कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? लिथोस्फीयर मैं आपकी समझदारी के लिए दोबारा से बताना चाहूंगा कि लिथोस्फीयर जो है बेसिकली पृथ्वी की ऊपरी 100 किलोमीटर की परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसके अंदर सियाल, साइमा और अपर मेंटल का हिस्सा शामिल है। सियाल यानी कि कॉन्टिनेंट की सतह और साइमा यानी कि महासागरों की तली और तथा उससे नीचे 75 किलोमीटर का जो गहराई का जो एरिया है, जो मेंटल के अंदर मेंटल का भाग है, उसको संयुक्त रूप से लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी की ऊंचाई से 100 किलोमीटर मोटा जो भाग जिसे कहा जाता है, इसे लिथोस्फीयर। यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यह मानता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी जो स्थल मंडल है यानी कि लिथोस्फीयर 7 बड़ी और 6 छोटी प्लेटों में टूटा हुआ है। यह पृथ्वी की सतह में पाई जाने वाली 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं? भारतीय प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। इन 7 बड़ी प्लेटों में से यहाँ पे 2 बड़ी प्लेटों यानी कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट को मैंने यहाँ पे अपने इस मानचित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए साथियों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की दूसरी मान्यता यह है कि प्लेटों के मध्य गति भूगर्भ के दबाव व रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होती है। यानी कि यह प्लेटें जो 7 बड़ी प्लेटें हैं, यह भूगर्भ, इनके बीच में जो गति होती है वह किस कारण होती है? रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण, रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण और दबाव के कारण इनके बीच मध्य गति होती है। इनको संवहनीय धारा सिद्धांत के माध्यम से समझना और आसान है और संवेदनीय धारा सिद्धांत के बारे में हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंतर्गत हम पृथ्वी के अंतर्गत थ्योरियम, यूरेनियम जैसे तत्वों को लेते हैं जिनसे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा के कारण ऊष्मा का संचार होता है और ये प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक लिथोस्फीयर की जो मोटी प्लेट जो है वह एक वर्ष में
कम से कम 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दक्षिण पूर्व पश्चिम की तरफ गति करती है। क्योंकि यह गति बहुत मंद होती है, इसलिए एक सामान्य आदमी इस गति को नहीं अध्ययन कर पाता। इसी कारण हम देखते हैं कि इन्हीं प्लेटों में गति के होने के कारण हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न विलित पर्वत अभी भी अपनी क्रम विकास की प्रक्रिया में है, अभी भी अपनी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर है और अभी वो युवावस्था में है। और धीरे धीरे हमारे हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे स्कूली कक्षाओं में हिमालय की जो ऊंचाई बताई जाती थी 8,848 मीटर बताई जाती थी समुद्र तल से, परंतु आज हिमालय की ऊंचाई हम देखते हैं नवीन पुस्तकों में तो समुद्र तल से हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर बताई जाती है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा और पॉइंट हमें क्लियर है कि प्लेट टेक्टोनिक की दूसरी जो मान्यता है वो भी हमें क्लियर हो गई। और प्लेट टेक्टोनिक की जो तीसरी मान्यता है, यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कि हमारे प्रश्न का हमें उत्तर देगी। प्लेट टेक्टोनिक की जो तीसरी मान्यता है वह ये बोलती है कि हमारी जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं इनमें जो गति का कारण है बेसिकली उस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर 3 प्रकार के प्लेट सीमांत बनते हैं। 3 प्रकार के प्लेटों के सीमांत बनते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहला जो सीमांत बनता है जब प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही होती हैं, जब प्लेट एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण कर रही होती हैं या एक दूसरे के नजदीक आ रही होती हैं, तो इसको गति बोला जाता है। जब इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि 3 प्रकार की गतियां हमारे उसमें देखी जाती है प्लेटों में। पहला है रचनात्मक सीमांत, यानी कि रचनात्मक किनारा, इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोला जाता है। कुछ विद्वान इसको अपसारीय यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। दोस्तों, इस स्थिति में 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जिस प्रकार से ये दोनों ब्लॉक मैंने बनाए हैं भूमि के स्थलखंड के, ये दोनों ब्लॉक, ये सूचक है, ये चिन्ह इस दिशा में जा रहा है और ये चिन्ह इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अभिसारीय प्लेट सीमांत। इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद हैं। 2 प्रकार का अभिसारीय प्लेट सीमांत हम देखने को मिलता है। पहला होता है कॉन्टिनेंट अभिसारीय प्लेट सीमांत और दूसरा होता है ओशियन प्लेट सीमांत। पृथ्वी की सतह पर कॉन्टिनेंट जब 2 कॉन्टिनेंट यानी कि 2 महाद्वीप एक दूसरे से अलग दूर जाते हैं तो भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का। इसी प्रकार से ओशन, जब 2 ओशन प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उससे क्या किस चीज का निर्माण होता है? मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है। मध्य अटलांटिक कटक, मुझे लगता है कि आपको पता होगा मध्य अटलांटिक कटक कहां पे है? अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच विश्व की सबसे ऊंची समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला है जिसको मध्य अटलांटिक कटक बोला जाता है। दूसरा जो सीमांत बनता है इसको विनाशात्मक सीमांत यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसको अभिसारीय सीमांत यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है, कहते हैं। कुछ विद्वान इसको कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है? 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। दोस्तों, आपको इस बात को याद रखना है, जब आप हिमालय में ज्वालामुखी के प्रश्न के पर आए तो इस बिंदु को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। इस स्थिति में क्या होता है? 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अभी हम बता रहे हैं कि हमारी प्लेटें की प्रवृत्ति के अनुसार 2 प्रकार की होती हैं, समुद्री प्लेट व महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट। तो इस स्थिति में हम
दोनों ही प्रकार की प्लेटों की गति का, संचरण का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा हमको। इसमें जब दो प्लेटों का एक साथ अभिसरण होता है, यानी कि दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, तो उसमें एक अलग तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके तीन भेद देखने को मिलते हैं। ओशियन ओशियन अभिसरण, यानी कि ओशियन ओशियन अभिसरण, यानी कि जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे के समीप आती हैं। दूसरी अवस्था में जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, दो कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के समीप आती हैं। और तीसरा, जब एक ओशियन और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के समीप आती हैं, तब हमको कैसी स्थिति देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, इस प्रश्न के माध्यम से केवल मैं हिमालय पर्वत की समस्या को समाधान नहीं कर रहा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मैं विश्व में पाए जाने वाले अन्य पर्वतों के उत्पत्ति और उसके विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में भी समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। इस स्थिति में क्या होता है, जब दो ओशियन प्लेट एक दूसरे के समीप आती हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, एक ओशियन प्लेट दूसरी ओशियन प्लेट के नीचे प्रत्यावर्तित हो जाती है। नीचे प्रत्यावर्तित हो जाती है, मैंने ये शब्द लिखा है यहाँ, प्रत्यावर्तित, यानी कि सबडक्शन हो जाता है उसका, और सबडक्शन जोन में वो चले जाती है, प्रत्यावर्तित हो जाती है। सही वैज्ञानिक शब्द प्रत्यावर्तन है। इस स्थिति में हमें विश्व में कहां देखने को मिलती है, जापान का जो होशो पर्वतमाला है, जापान के जो होशो पर्वत है या फिलीपीन द्वीप समूह है, इनका निर्माण दो महासागरीय प्लेटों के प्रत्यावर्तन से हुआ है, जिसके कारण एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट के नीचे चली गई है, और जो प्लेट ऊपर आ गई है उसने जापान के होशो पर्वतमाला और फिलीपीन द्वीपों का निर्माण किया है। इसके साथ कॉन्टिनेंटल अभिसरण की स्थिति पैदा होती है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, कॉन्टिनेंटल अभिसरण की स्थिति पैदा होती है, और यही बिंदु हमारे हिमालय में ज्वालामुखी को भी समझाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे टकराती हैं, तो एक कम घनत्व वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर उठ जाती है, जबकि अधिक घनत्व वाली कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय प्लेट, अधिक घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट दूसरी के नीचे सबमर्ज कर जाती है। ठीक है, अब आप इस चीज को देखें यहां पे, तो मैंने यहां इसको ग्राफिक्स में समझाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये हमारी भारतीय प्लेट है और ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। अब हिमालय में ज्वालामुखी इसलिए नहीं पाए जाते, यदि हम देखें अभिसरण सीमांत के अंतर्गत जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे टकराती हैं, तो अधिक घनत्व वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ा कम घनत्व वाली कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे प्रत्यावर्तित यानी कि सबडक्ट होती है। इसमें यह ध्यान रखने की बात जरूरी है कि हमें देखना है कि महाद्वीपीय प्लेटों का जो घनत्व है, महाद्वीपीय प्लेटों का जो घनत्व है वो है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर, जो घनत्व है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से महासागरीय प्लेटों का जो घनत्व होता है वह होता है 3 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि घनत्व के आधार पर यह बात निर्धारित होती है कि कौन सी प्लेट किसके नीचे जाएगी और कितनी गहराई तक जाएगी। क्योंकि यूरोपियन प्लेट का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसी प्रकार से भारतीय प्लेट का घनत्व भी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। परंतु यह वैज्ञानिक आंकड़ा है जिसको मैंने लगभग अप्रोक्सीमेटली फॉर्म में लिखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसको यदि और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो भारतीय प्लेट का घनत्व थोड़ा सा ज्यादा पाया जाएगा यूरेशियन प्लेट से। इसी कारण यह स्थिति पैदा हुई कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, पर इसका जो सबडक्शन है यानी कि प्रत्यावर्तन है,
इतना ज्यादा गहराई तक नहीं हो पाता, क्योंकि ये दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें हैं, इसलिए यह प्लेट पूर्णतः इस यूरेशियन प्लेट के नीचे नहीं जा पाती। इस कारण जो यहां का जो क्षेत्र है, यहां पे मैग्मा की उत्पत्ति नहीं होती। यदि यह प्रत्यावर्तन यानी कि सबडक्शन और गहराई तक होता तब जाके हम यहां पे ज्वालामुखी एक्टिविटी देख सकते थे। परंतु या फिर यहां पे एक महासागरीय प्लेट और यहां पे एक महाद्वीपीय प्लेट होती, तब हम फिर वहां पर ज्वालामुखी एक्टिविटी देख सकते थे। तो क्योंकि हिमालय के नीचे भारतीय प्लेट का प्रत्यावर्तन यानी कि सबडक्शन उस उचित गहराई तक नहीं हो पाता जिस उचित गहराई पर उसको मेल्ट हो जाना चाहिए, और मेल्ट होकर मैग्मा के रूप में जो न्यू क्रस्टल फॉर्मेशन होता है, नई क्रस्ट बनती है, वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि ये दोनों ही प्लेटें सियाल की बनी है और ये ऊपर ही इसका प्रत्यावर्तन पूरा नहीं हो पाता। पहला कारण ये है कि इसका प्रत्यावर्तन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि दोनों ही प्लेटें महाद्वीपीय हैं। दूसरा, हिमालय में ज्वालामुखी न होने का कारण यह भी है कि यहाँ की ऊंचाई बहुत अधिक है, हिमालय पर्वतों की ऊंचाई बहुत ज्यादा अधिक है, तो यहाँ पे जो सियाल की जो मोटाई है काफी थिक है, यहाँ पे जो सियाल जो है मोटी है। इसीलिए सदैव इस बात को याद रखिएगा कि हिमालय में ज्वालामुखी ना मिलने के दो ही मुख्य कारण हैं। एक है भारतीय प्लेट का सबडक्शन यानी कि प्रत्यावर्तन सही तरीके से ना होना, यानी कि अधिक गहराई तक ना होना, और इस कारण मैग्मा का ना बनना। और दूसरा है हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई, जिस कारण इसका जो है यहाँ पे जो क्रस्ट है बहुत ऊंची है, जिसको मैंने इस माध्यम से दिखाया है। इसको हम इस मैप के रूप में भी देख सकते हैं, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यूरेशियन प्लेट इधर की तरफ बढ़ रही है, और दोनों में टकराव होता है और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है बीच में। पर जो हमारी भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे तो घुसती है, पर पूर्ण तरीके से नहीं घुस पाती, जिस कारण मैग्मा की उत्पत्ति नहीं होती। और दूसरा कारण मैं आपको बता ही चुका हूं कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है। तो ये हमारा था हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते। परंतु तीसरा जो हमारा वो है, इसके अंदर क्या होता है अभिसरण में, तीसरे अभिसरण में हम देखते हैं ओशन टू ओशन कॉन्टिनेंटल अभिसरण। ओशन कॉन्टिनेंटल अभिसरण के अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस अवस्था में क्या होता है कि क्योंकि ओशन प्लेट